नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तात्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर्गत एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है हेलेन चक्रवात। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि यह चक्रवात चर्चा में आखिर क्यों है इस समय पर। तो दोस्तों, हालिया खबरों के अनुसार दक्षिण पूर्व अमेरिका में आए तूफान हेलेन के कारण लाखों लोग बिजली से वंचित हो गए और तूफान से मरने वालों की संख्या लगभग 100 के आसपास हो गई। तो समझ गए होंगे कि चर्चा में ये क्यों रहा। तो चलिए जान लेते हैं तूफान हेलेन के बारे में। यह एक उष्णकटिबंधीय तूफान है। उष्णकटिबंधीय तूफान या उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दोस्तों, जो चक्रवात होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उष्णकटिबंधीय और एक होता है आपका शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कौन सा था? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात या तूफान है जो कि अटलांटिक महासागर में उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में क्षेत्रफल के अनुसार जो महासागर हैं हमारे, उन्हें बताना है। तो ये अटलांटिक महासागर में उत्पन्न हुआ है और अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ा है। दोस्तों, ये चित्र है आपका नॉर्थ अमेरिका का दिखाया गया है। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर है और इसके पूर्वी भाग में नॉर्थ अटलांटिक ओशन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक महासागर है। तो यह जो चक्रवात आया है ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर में आया है और अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से को इसने प्रभावित किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये चक्रवात जो है, यह चक्रवात समुद्र की गर्मी से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चक्रवात को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो सागर की गर्मी से होती है, जिससे इसकी तीव्रता और भी अधिक बढ़ जाती है। यानी कोई भी महासागर या समुद्री भाग जितना गर्म होगा, वहाँ पर जो उत्पन्न होने वाले चक्रवात होंगे उतने ही खतरनाक होंगे। यह चक्रवात तटीय इलाकों से टकराता है तो भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्री लहरों का कारण बनता है, जिससे बाढ़ और तटीय क्षरण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में श्रेणी 4 के तूफान के रूप में आया है। यह तूफान मानव और पारिस्थितिकीय प्रणालियों के लिए बढ़ते खतरे को दर्शाता है। ठीक है, तो किस श्रेणी का है? चौथे नंबर की श्रेणी का है और अमेरिका के फ्लोरिडा यानी दक्षिण पूर्वी हिस्से में आया है। दोस्तों, आपको इस मैप में जो ये छोटा सा प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है, यही है दरअसल आपका फ्लोरिडा। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक राज्य है अमेरिका का। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं तूफान का गठन और संरचना, यानी इसका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो तूफान के निर्माण के लिए विशिष्ट परिस्थिति की आवश्यकता होती है, यानी किन परिस्थितियों में ही आपका चक्रवात बनेगा। तो सबसे पहले तो गर्म समुद्र पानी होना चाहिए, समुद्री पानी जिसका तापमान कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। उच्च आर्द्रता होनी चाहिए, यानी कि वहाँ की जो वायु है उसमें नमी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। पहले से मौजूद मौसम की गड़बड़ी, यानी मौसम भी वहाँ पर क्या होना चाहिए? अस्थिर होना चाहिए, स्थिरता नहीं होनी चाहिए। वे आमतौर पर दोनों गोलार्धों में 5 से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य आते हैं। मान लीजिए कोई पृथ्वी है आपकी, ये आपकी 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा है। इसके बाद ये 5 डिग्री नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ है और 20 डिग्री ये नॉर्थ है और 20 डिग्री ये साउथ है। तो 5 से 20 के मध्य उष्णकटिबंधीय महासागर में ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। गठन की प्रक्रिया में अगर शामिल होने की बात करें तो सबसे पहले तो निम्न दबाव प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वायुमंडल में होने वाली गड़बड़ी जिसके कारण हवा ऊपर उठती है,
तथा निम्न दबाव केंद्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हवा जहाँ से ऊपर उठ रही होगी वहाँ पर लो प्रेशर जोन ही बनेगा आपका। इसके बाद है कोरियालिस प्रभाव। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, दोस्तों यहाँ पे बता दें कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व दिशा में यानी वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन करती है अपनी धुरी पर। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न यह प्रभाव यानी कोरियालिस जो प्रभाव है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जो तूफानी प्रणाली को सर्पिल आकार विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियालिस बल उत्पन्न होता है या प्रभाव होता है जो कि चक्रवात को सर्पिलाकार बनाता है। इसके बाद है विकास के चरण। तो जो एक तूफान है वो कई चरणों से गुजरता है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय अवदाब बनता है, इसके बाद उष्णकटिबंधीय तूफान बनता है और अंत में जाकर हवा की गति जब 119 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है तो इस तूफान को ही हम क्या कहते हैं, चक्रवात के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहले क्या बना, अवदाब, फिर बना तूफान और फिर बना चक्रवात। चक्रवात बनता तभी है जब हवा की गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है। अगर तूफान की संरचना यानी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक आँख होती है इसकी, जिसे हम शांत केंद्र कहते हैं। आँख की दीवार होती है जिसे हम तीव्र हवाओं का आसपास का क्षेत्र होता है, और एक रेन बैंड होता है जिसमें गरज के साथ बाहरी सर्पिल बैंड भी शामिल है। ठीक है, इस चित्र में दोस्तों हम संरचना को देख सकते हैं जो चक्रवात की होती है। ये आपका जो पूरा सर्किल है ये निम्न वायुदाब का केंद्र है। ठीक है, इसका मध्य भाग जो है इसे हम चक्रवात की आँख कहते हैं। ठीक है, और चक्रवात की आँख के आसपास से आप देख पा रहे होंगे तीर के निशान से कि हवाएं ऊपर उठ रही हैं दोनों तरफ से, और ऊपर उठने के बाद ये ऊपर जा कर के अपने दाएं और बाएं मुड़ रही हैं। ठीक है, और इसी के आसपास के जो क्षेत्र हैं ये आपके कहलाते हैं रेन बैंड, जहाँ पे बहुत अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो यह कुछ उसका स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का। अब देख लेते हैं भौगोलिक वितरण इसका। तो जो तूफ़ान मुख्यतः अटलांटिक और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में आते हैं। ठीक है, यानी प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी भाग और अटलांटिक महासागर में जो चक्रवात आते हैं उन्हें हम तूफ़ान के नाम से जानते हैं। इन्हें मापने की जो इकाई है चक्रवातों को वो है साइफिर सिम्पसन। ये पैमाना आपको याद रखना है, साइफिर सिम्पसन पैमाना। इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिसमें हवाओं की गति को मापता है, यानी साइफिर सिम्पसन हवाओं की गति को मापता है। इसमें 5 श्रेणियां होती हैं साइफिर सिम्पसन में। पहली श्रेणी है जिसमें हवाएं 119 से लेकर 153 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी श्रेणी में 154 से लेकर 177 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरी श्रेणी में 178 से लेकर 208 किलोमीटर प्रति घंटा। और चौथी श्रेणी में 209 से लेकर 251 किलोमीटर प्रति घंटा। और पाँचवीं श्रेणी में 252 किलोमीटर से अधिक किलोमीटर प्रति घंटा इनकी गति होती है। अब देख लेते हैं चक्रवात के निर्माण और इसके नामकरण के बारे में। तो चक्रवात निर्माण के मुख्य कारणों में शामिल है, पहला तो है गर्म समुद्री पानी। चक्रवात आमतौर पर गर्म समुद्री जल पर ही बनते हैं जिनका तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। वायुमंडल की अस्थिरता, महासागर की सतह और वायुमंडल के बीच महत्वपूर्ण तापमान अंतर अस्थिरता पैदा करता है। ठीक है, इसके बाद है निम्न दबाव क्षेत्र। तो गर्म और नम हवा जब तेज़ी से ऊपर उठती है जिससे उसके नीचे कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो जाता है। मान लीजिए कि इस क्षेत्र से हवाएं अगर ऊपर उठ रही हैं जो कि गर्म और ठंडी हवाएं हैं, नम हवाएं हैं, तो इनके नीचे का जो ये वाला क्षेत्र होगा यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाएगा।
और ये जब ऊपर उठती हवा ठंडी होकर संघनित हो जाती है, जिससे बादल बनते हैं और गुप्त ऊष्मा निकलती है जो चक्रवात को और अधिक बढ़ावा देती है। इसके बाद है कोरियालिस बल। तो पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न होने वाला बल कोरियालिस प्रभाव चक्रवातों के घूमने के लिए ज़रूरी है, जो कि अभी बताया सर्पिलाकार आकार देता है उनको। अगर हम इनकी दिशा की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात वामावर्त घूमते हैं। वामावर्त कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए घड़ी है आपकी, तो घड़ी की सुई की दिशा में विपरीत घूमते हैं, यानी वामावर्त का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से घूमते हैं, ऐसे घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। जबकि ये चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं, यानी कि घड़ी की सुई के दिशा के अनुरूप घूमते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद है उच्च आर्द्रता। तो जहाँ पर चक्रवात वहीं पर बन सकते हैं जहाँ की हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, और नमी की मात्रा वहीं पर ज़्यादा होगी जहाँ पर टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा। अब देख लेते हैं क्षेत्र के अनुसार चक्रवातों के नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहला नाम है हरिकेन। तो कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में उपयोग किया जाता है, यानी कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में जो चक्रवात आते हैं उन्हें हरिकेन कहते हैं। टाइफून, चीन सागर और उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में इसका उल्लेख किया जाता है, यानी चाइना और उत्तरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उन्हें टाइफून कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, हिंद महासागर में जो प्रयुक्त होने वाले या हिंद महासागर में आने वाले चक्रवात हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। टाइफू, जापान में जो चक्रवात आते हैं उष्णकटिबंधीय उन्हें टाइफू कहते हैं। और विली विलीज, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उन्हें विली विलीज के नाम से जाना जाता है। इस चित्र में भी आप देख पाएंगे दोस्तों कि अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर में और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें हरिकेन कहते हैं, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में जून से अक्टूबर के महीने में आते हैं और अटलांटिक महासागर में अगस्त से अक्टूबर के महीने में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चीन सागर, आपका यहाँ पे चीन सागर है, वहाँ पर जो चक्रवात आते हैं उन्हें टाइफून कहते हैं, ठीक है। और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो चक्रवात आते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी साइक्लोन के नाम से जाना जाता है और ये अक्टूबर से नवंबर के मध्य आते हैं, जबकि टाइफून मई से दिसंबर के मध्य आता है, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, जहाँ पर इन्हें विली विलीज के नाम से जाना जाता है और ये जनवरी से मार्च के मध्य में आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि हेलन चक्रवात चर्चा में क्यों है, और इसके बाद तूफ़ान हेलन के बारे में हमने देखा कि ये आया कहाँ पर है, ये हमने देखा, ठीक है। और ये फ्लोरिडा में श्रेणी नंबर 4 का है। तूफ़ान के गठन और संरचना की बात की हमने, कितने दोनों गोलार्धों में किस अक्षांश पर आते हैं ये भी बताया। गठन की प्रक्रिया में शामिल तत्वों को हमने चर्चा की आपसे। इसके बाद स्ट्रक्चर भी देखा हमने। इसके बाद भौगोलिक वितरण देखा। मापने का पैमाना जो है साफे सिम्पसन को देखा, जो कि हवा की गति को मापता है। अब ये श्रेणी 4 का आया है तो मतलब गति इसकी इतनी थी, यानी 209 से लेकर के 251 किलोमीटर प्रति घंटा के मध्य थी, ठीक है। इसके बाद हमने चक्रवात के निर्माण और नामकरण के बारे में देखा और क्षेत्र के अनुसार चक्रवातों के अलग अलग जो नाम हैं उनके बारे में हमने देखा, ठीक है। दोस्तों जो PDF होगा इस वीडियो का वह आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।